स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है ये सीरीज है हमारी पॉलिटी क्वेश्चंस की, मोस्ट 100 आस्क्ड पॉलिटी क्वेश्चंस की सीरीज, और आज है इस सीरीज का एपिसोड 1। तो इस सीरीज को करने के बाद आपके ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यूपीएससी या पीपीएससी एग्जाम्स के अंदर आपके कंफर्म हो जाएंगे कि वो आपके सही होंगे ही होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसका नाम होता है एडजर्नमेंट साइने डाई। एडजर्नमेंट साइने डाई का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो इसकी 4 ऑप्शंस हैं। तो पहले मैं आपको ऑप्शन रीड कर देता हूं। सबसे पहली ऑप्शन है टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। सेकंड ऑप्शन है टर्मिनेटिंग सिटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर सम आवर्स। थर्ड ऑप्शन है सेम स्टेटमेंट है फॉर सम डेज, एंड उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है सेम स्टेटमेंट है फॉर सम मंथ्स। तो चलिए आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। 2 सेकंड्स 5 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, तो आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का कि क्या हो सकता है पांचों ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस में से। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा ए। तो ए आंसर क्या है, इनडेफिनिट पीरियड। इनडेफिनिट पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी डिफाइंड टाइम नहीं होता। बाकी इस ऑप्शंस के अंदर आपके टाइम डिफाइन थे, यानी कि अगर हम सम आवर्स, सम डेज या सम मंथ्स की बात करते हैं तो ये एडजर्नमेंट हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनडेफिनिट पीरियड की तो ये क्या होता है हमारा, ये इनडेफिनिट, मतलब इसमें टाइम डिफाइन नहीं होता। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे देश की जो पार्लियामेंट है ये, इसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, और इस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं वो पास होते हैं। लेकिन इस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं, यानी कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन और गवर्नमेंट्स के बीच में नहीं बनती, तो कई बार इंडिसिप्लिन आ जाता है, पब्लिक इंडिसिप्लिन आ जाता है। तो कई बारी, बहुत बारी देखा गया कि वेल के अंदर ऐसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस एंटर कर जाते हैं और इंडिसिप्लिन कॉज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे केसेस के अंदर हमारे देश के जो स्पीकर होते हैं उनके पास एक पावर दी गई है अंडर द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स कि ये हाउस को एडजर्न कर सकते हैं साइने डाई, या फिर एडजर्न कर सकते हैं किसी टाइम पीरियड तक। अगर ये बोलें कि भाई हाउस जो है अगले लंच तक एडजर्न है तो वो टाइम डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर इनको लगता है कि भाई हमें पता नहीं कि आने वाले टाइम में क्या होगा, तो ये है ना इनडेफिनिट पीरियड के लिए एडजर्न कर देते हैं और उसके बाद में डिफाइन कर देते हैं कि चलो हम अब दोबारा से मिल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइने डाई। तो हाउस के जो सेशंस होते हैं, इन सेशंस के अंदर ये नॉर्मल प्रोसीडिंग्स देखने को मिलती है। अब एडजर्नमेंट से होता क्या है, एडजर्नमेंट से अगर आप देखो तो नॉर्मल जो बिजनेस ऑफ द हाउस होता है वो सस्पेंड कर दिया जाता है उतने टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड में वो एडजर्नमेंट हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो एडजर्नमेंट हो सकता है जिसमें आप डिफाइन कर देते होगे इतने टाइम तक ये एडजर्नमेंट पॉसिबल है, और सेकंड जो है एडजर्नमेंट हो सकता है जब आप एंडलेसली, फॉरएवर, कंसिडरेबली इस टाइप की चीजों के ऊपर एडजर्न करते हो, मतलब उसमें डिफाइंड टाइम नहीं होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ रहा है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। सबसे पहला आ रहा है, द एंटी डिफेक्शन लॉ गिव्स फॉर द फर्स्ट टाइम अ क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सेकेंड ऑप्शन में है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होने चाहिए, ये 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और आप क्वेश्चंस में आपको पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1, 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है इसका सर सी का मतलब है दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स, एंटी डिफेक्शन लॉ की एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको प्रोवाइड करूं तो जैसे आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसको आया राम गया राम पॉलिटिक्स बोलते हैं। रिसेंटली आपने देखा है कि काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स इलेक्शन के बाद वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस हो जाते हैं, मतलब इलेक्शन होती है और इलेक्शन के बाद कुछ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज जिस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट हुए होते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसी चीज़ों को हम डिफेक्शंस या गद्दारी बोलते हैं, पॉलिटिकल डिफेक्शन या पॉलिटिकल गद्दारी। अब पॉलिटिकल गद्दारी या पॉलिटिकल डिफेक्शन
इलेक्शंस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा गया, आया राम गया राम पॉलिटिक्स। आया राम गया राम का मतलब है कभी मैं इस पॉलिटिकल पार्टी में हूं तो कभी मैं उस पॉलिटिकल पार्टी में हूं। इस पॉलिटिक्स को रोकने के लिए 10th शेड्यूल 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने पास किया। 10th शेड्यूल जो है वो हमारे देश का एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो बहुत फेमस जो है लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर कोई भी विनर है जो इलेक्शंस में जीता है और वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन में जीत के आता है, तो अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे देश में ये जो ट्रेडिंग होती है पार्लियामेंटेरियंस की या लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों की, ये ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं रोकता है, ये हॉर्स ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है। और इसी एंटी डिफेक्शन लॉ में फर्स्ट टाइम हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ नेम पॉलिटिकल पार्टी। 10th शेड्यूल 1985 में इसको मेंशन किया गया। काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन हो जाती है। अब इस 10th शेड्यूल के अंदर काफी और भी लैक्यूनास थे, काफी अभी और भी ऐसे इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हुए थे 1985 में। तो 2003 में अगेन अमेंडमेंट लेके आए गए, 91st अमेंडमेंट 2003 के अंदर, और वो 91st अमेंडमेंट 2003 के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि 10th शेड्यूल के अंदर कुछ अलग से चेंजेस करनी पड़ेंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये थी कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं या फिर वो हमारे सेंटर गवर्नमेंट के अंदर हैं, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स चाहे वो स्टेट है या सेंटर है, 15% ऑफ द टोटल जो हमारे लोकसभा के अंदर मेंबर्स होते हैं या मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि ये प्रोविजन क्यों इंक्लूड किया गया, बिकॉज जो हमारे डिफेक्टर्स होते हैं इनको एडजस्ट करने के लिए कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नई नई मिनिस्ट्रीज क्रिएट करती थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत बढ़ जाती थी। और आपको जैसे पता है कि अगर गवर्नमेंट बहुत बढ़ जाती है तो इनएफिशिएंसी जो है वो आ जाती है। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट कम से कम होनी चाहिए और गवर्नेंस यानी गुड्स एंड सर्विस की डिलीवरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारी एफिशिएंट गवर्नमेंट्स का। इसके बेसिस के ऊपर ये पूरा का पूरा जो है जो प्रोविजन है वो कंडक्ट किया गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट अस गो टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। ये आ रही है हमारी थर्ड न्यूज आइटम, ये है इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन जैसे आपको पता है बहुत हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट कमीशन है जो इलेक्शंस कंडक्ट के लिए जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उसके बारे में कुछ पूछा हुआ है। मैं आपको ऑप्शन रीड कर देता हूँ। पहला ऑप्शन आ रहा है आपका सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन रोल्स, मतलब इलेक्टोरल रोल्स की पूरी डायरेक्शन कंट्रोल ये करते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट ये कंडक्ट करते हैं। फिर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन करवाता है। और फोर्थ ऑप्शन आ रही है कि रीजनल कमीशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस कॉन्फर्ड ऑन द कमीशन की भी अपॉइंटमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन करवा सकता है। रीजनल कमीशन मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर रीजनल कमीशंस कई बार अपॉइंट होती हैं। तो कौन सी ऑप्शन सही है? 1 and 2, 3 and 4, ओनली 4 या नन ऑफ द अबव? तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या ऑप्शन हो सकती है इसकी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी। डी का मतलब है नन ऑफ दी अबव, यानी कि सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हैं, राइट। तो इसमें ऑप्शन अगर आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द पावर्स, नॉट मतलब कि कौन सी पावर में नहीं है, सारी की सारी पावर्स में है, तो डेफिनेटली क्या है, नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज द राइट ऑप्शन। तो पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इलेक्शन कमीशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्शंस के अंदर हमारे देश की। और आर्टिकल 324 से 329 आर्टिकल, ये 5 आर्टिकल्स हैं जहां पे इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में मेंशन किया गया है। अब इलेक्शन कमीशन जो है पावर्स ड्राइव करता है आरपी एक्ट 1951 के अंदर। तो एक एक्ट भी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन को काफी पावर्स दी गई हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है इलेक्टोरल रोल्स की मैनेजमेंट की। इलेक्टोरल रोल्स जिसमें आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि कैसे जो इलेक्शन जो वोटर्स होते हैं इनके नाम मेंशन होते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट, उसकी प्रिपरेशन का पूरा जो सिस्टम है वो भी हमारे इस इलेक्टोरल रोल्स के अंदर मेंशन किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको पूछा जा सकता है। फोर्थ न्यूज आइटम, फोर्थ एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो ये आ रही है इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर, मैं रीड कर देता हूं। हमारे देश में इमरजेंसी प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पर्टिकुलर जो है उससे ली गई है, राइट। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर कनाडा, जर्मनी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, तो आंसर इज डी। तो आंसर किससे आ रहा है? जर्मनी से हमने ये पूरा का पूरा इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो ली हैं। अब इमरजेंसी प्रोविजंस की एक्सप्लेनेशन में देखें तो जैसे आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि है ना 352 आर्टिकल से लेके 360 आर्टिकल तक ये 8 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी प्रोविजंस को डील करते हैं। 352 आर्टिकल जो है वो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, और फाइनली 360 आर्टिकल जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो है वो डिस्कशन करता है। अब 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में, ये इंडिया में 1962 में डिक्लेयर की गई, फिर 1971 में डिक्लेयर की गई, और जो लास्ट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी ये 1975 में इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की थी। अब ये इमरजेंसी पूरे देश में लगी थी 1975 25 जून को लगाई गई थी, और इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो एक बेसिक सी है कि एक रेवोल्यूशन हुआ था, टोटल रेवोल्यूशन हुआ था जेपी नारायण के अंडर, तो उसके रेवोल्यूशन को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो है वो इंपोज की थी। तो ये इमरजेंसी जब इंपोज की जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्सिक्वेंसेस इसके बड़े हार्श होते हैं डेमोक्रेसी के लिए। जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे देश के वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट, प्रेस को गैग किया जाता है, और काफ़ी ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला गया। तो ये ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एरियाज आते हैं जब हमारे देश में ऐसी इमरजेंसीज जो है इंपोज की जाती हैं। तो इमरजेंसीज अगर इंपोज करना है तो काफ़ी इसमें आपको सेफगार्ड्स इंश्योर करने पड़ेंगे कि बिफोर इमरजेंसी जब हम इंपोज करें तो ऐसे सेफगार्ड्स इंश्योर किए गए हैं इन प्रोविजंस के अंदर। ये सारे प्रोविजंस जो है हमने जर्मनी के वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिए हैं। जर्मनी का वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन अब तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता था। तो तब जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आंसर्स ये कर रहे थे, ये पूरा का पूरा लिख रहे थे, तो उन्होंने वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी को जो है रेफर किया। उसके बाद ये प्रोविजंस जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। ये फिफ्थ न्यूज़ आइटम आ रही है, ये आ रही है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे आपको पता है आर्टिकल 51A हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मेंशन की गई है। तो पहले हम देख लेते हैं। ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब क्वेश्चन पे आप फोकस करो, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो सबसे पहली ऑप्शन है सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, थर्ड जो ऑप्शन है वो है ड्यूटी टू वोट एंड टू पे टैक्सेस, फोर्थ ऑप्शन है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को प्रमोट करना है। तो देखिए आप क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी। सी का मतलब है कि वोट डालना और टैक्स पे करना हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नाउ दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये तो फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। आपको लगता होगा कि सर ये तो बिल्कुल होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी, बाकी तो हमें लगता नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, जिनके बेसिस, जिनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज हम लेके आए हैं, वो स्वर्ण सिंह कमेटी ने भी इसको रिकमेंड किया था कि वोट करना और टैक्स पे करना भी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इसको अभी इंक्लूड नहीं किया गया। इनफैक्ट नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कमीशन था 2002 में आया था। तो इस कमीशन ने भी यही रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसी एडिशनल फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया के अंदर आनी चाहिए, बट ये अनफॉर्चुनेटली ड्यूटी टू वोट एंड टू पे टैक्सेस नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश में काफ़ी है, जैसे एजुकेशन, अपने जो हमारे बच्चे हैं उनको एजुकेट करना है, फिर विमेन की मॉडेस्टी को या है ना डिग्निटी ऑफ विमेन को रिस्पेक्ट करना है, फिर नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है। इस टाइप की बहुत फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश में अवेलेबल है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, जो हमारे देश में नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हुई है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो वो सारी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डैमेज नहीं कर सकते, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी। आपने देखा है कि काफ़ी रेवोल्यूशंस, दंगे वंगे होते हैं तो उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी काफ़ी डैमेज होती है, ये नहीं करनी। फिर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के जनरेशन के अंदर। फिर उसके बाद साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, मतलब स्टूडेंट्स को, बच्चों को हमें एक साइंटिफिक इंक्वायरी, क्वेश्चन करने का जो हमारा इंक्विजिटिवनेस होता है उसको डेवलप करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइट टू वोट, राइट टू पे टैक्सेस हमारी फंडामेंटल ड्यूटी अभी तक नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। न्यूज़ बोल रहा हूं मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पे चलते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड द 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट ने 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऐड किया।
9 शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, ओरिजिनली हमारे देश में 8 शेड्यूल से, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो ओरिजिनली वी हैड 8 शेड्यूल्स, 8 शेड्यूल से हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर उसके बाद 9 शेड्यूल ऐड किया गया। तो इन्होंने पूछा कि 9 शेड्यूल कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। तो ऑप्शंस में आपके पास है फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स बताइए आप कौन सी अमेंडमेंट के अंदर जो है 9th शेड्यूल ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर है ए, यस, द राइट आंसर इज ए। ए का मतलब है फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर इसको हमने इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट जो पास हुआ था वो 1951 में ही पास होकर दिया गया था। तो जस्ट आफ्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 के अंदर, एक साल बाद ही है ना पहली अमेंडमेंट जो है की गई, फर्स्ट अमेंडमेंट। और 1951 की फर्स्ट अमेंडमेंट में ना सिर्फ 9 शेड्यूल ऐड किया गया, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गए वो देखेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं ये 9 शेड्यूल है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, 9th शेड्यूल बेसिकली रेफर्स टू लैंड रिफॉर्म्स। आपको पता है कि हमारे देश में जब आज़ादी के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे देश में एक ज़मींदारी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम करता था। और वो ज़मींदारी सिस्टम जो था वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेसिव सिस्टम था, इनइक्वालिटी इंश्योर कर रहा था, और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड मिल गई थी और कुछ लोग बिल्कुल ही लैंडलेस हो गए थे। इस सिस्टम को करेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने या हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बोला कि जब देश आज़ाद होगा तो हम ज़मींदारी सिस्टम्स को एबॉलिश करेंगे। लेकिन पैरेलली हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी भी मेंशन कर दी गई थी, जो कि एक फंडामेंटल राइट थी। तो हुआ क्या कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो ज़मींदारी एबॉलिशन करने के लिए जब डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने एक्ट्स पास किए तो उससे जो जमींदार थे ये कोर्ट्स में चले गए अंडर द राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। इस पर्टिकुलर राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट के बेसिस के ऊपर, जो फंडामेंटल राइट था उस टाइम पे आर्टिकल 19 का पार्ट था, तो उस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के बेसिस के ऊपर उन्होंने ये जमींदारी एबॉलिशन एक्ट्स को क्वेश्चन किया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने भी फेवरेबल जजमेंट दी। तो अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट्स को बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ऐसे लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना। तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जितने भी एबॉलिशन एक्ट्स हैं ये सारे 9 शेड्यूल में डाल देते हैं, एक नया शेड्यूल क्रिएट कर देते हैं, और उस शेड्यूल को हम जुडिशियल रिव्यू यानी कि जुडिशरी के रिव्यू से जो है वो कर देंगे, इम्यून कर देंगे। यानी कि ऐसा जो भी 9 शेड्यूल के अंदर जाएगा वो सारा का सारा जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होएगा। तो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा हमारा जो है 9 शेड्यूल के अंदर आया गया। अब जैसे मैंने आपको बताया 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुई और इसमें किया गया कि 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया टू कीप सर्टेन लॉज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि ऐसे लॉज को जुडिशियल इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड कर देगी। अनफॉर्चुनेट है कि ये आया तो जमींदारी एबॉलिशन एक्ट्स के लिए था, लेकिन आजकल गवर्नमेंट रिजर्वेशन लॉज को 9 शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करके उनको इम्यून कर देती है फ्रॉम इंदिरा सानी जजमेंट, जो 1992-93 में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के केस में सुनाई थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट MCQ पे चलते हैं। ये आ रही है हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन इन 4 पर्सनैलिटीज में से मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो पहली ऑप्शन है KM मुंशी, दूसरी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन इज GV मावलंकर एंड फोर्थ ऑप्शन इज महात्मा गांधी। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर है सर, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी जो थे वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश में काफ़ी इंपॉर्टेंट असेंबली थी जिन्होंने देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। इसमें ऑलमोस्ट जब सारा कुछ हो गया था, इन द सेंस पाकिस्तान बन गया और मुस्लिम लीग के लोग चले गए, तो ऑलमोस्ट 299 मेंबर्स इसमें रह चुके थे। ऑलमोस्ट 300 के करीब जो है मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और इन 300 मेंबर्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा है कि कौन जो है वो मेंबर नहीं था। तो जैसे आपको पता है कि KM मुंशी, ठीक है, और GV मावलंकर जो हमारे देश के लोकसभा के पहले स्पीकर भी रहे हैं, KM मुंशी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और डेफिनेटली गुजरात लिटरेचर के काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट एक जो है पर्सनैलिटी रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो सबको पता है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो वेरी रिनाउंड फ्रीडम फाइटर। इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ जैसे इनिशियल तो 3 सत्याग्रह हुए थे, उन्होंने भी इसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और गांधी जी तो एवरीवन नोज फादर ऑफ द नेशन। सो द आइडिया इज कि कौन इन चारों में से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो रहे। तो इसका आंसर क्या